अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स। थोड़ा सा मैं आपको उसकी ज़रा सा रिकैप दे दूं। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स के अंदर, सब एनर्जी लेवल्स के अंदर ऑर्बिटल्स में होते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन्स की ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले कौन है बेटा? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन, बट दीज इंफॉर्मेशंस आर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी लेवल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बेटा, इट टेल्स अस अबाउट द सब एनर्जी लेवल। अब तक डिस्कवर होने वाले सब एनर्जी लेवल्स 4 हैं बेटा, एस, पी, डी, एफ, और उनके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 0, 1, 2, 3। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें उन सब एनर्जी लेवल्स के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है बेटा। एस सब एनर्जी लेवल के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, पी सब एनर्जी लेवल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरह बेटा डी सब एनर्जी लेवल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ के अंदर 7। अगर हर ऑर्बिटल की कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका मतलब हुआ एस सब एनर्जी लेवल की टोटल कैपेबिलिटी हो गई 2। बेटा पी सब एनर्जी लेवल की टोटल कैपेबिलिटी हो गई 6 और डी सब एनर्जी लेवल की टोटल कैपेबिलिटी 10 और एफ की 14। अच्छा, फिर हमने एक बात और कही थी कि अगर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर, तो मसला ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर ने इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया कि अगर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी स्पिन एक दूसरे की ऑपोजिट होगी। यानी बेटा अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। तो अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल के अंदर, सब एनर्जी लेवल के अंदर ऑर्बिटल्स में होते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किसने दी थी? क्वांटम नंबर्स ने। क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? 4। कौन से? प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन। अब हम चलते हैं। अब देखो पहले, ताकि आपको जरा टॉपिक का आइडिया हो जाए, अगर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के अंदर, सब एनर्जी लेवल के अंदर ऑर्बिटल्स में होते हैं, लेट्स सपोज, तो इसका मतलब है हम ओ लेवल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे वो तो एनर्जी लेवल तक थी। तो अगर हमें कोई रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स तक करनी होगी। यस और नो? तो ये ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि हमें किसे पहले फिल करना है, किस सब एनर्जी लेवल को, किस ऑर्बिटल को पहले फिल करना है और किसे बाद में फिल करना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल बताने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था ऑफबा। ठीक है, एक साइंटिस्ट था बेटा जिसने हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल समझाया, उसका नाम था, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे, ये था ऑफबाज रूल। इसने सबसे पहले बताया कि आप पहले किसे फिल करेंगे बेटा और बाद में किसे फिल करेंगे। अब ज़रा स्टेटमेंट पे थोड़ा गौर करते जाइएगा, स्टेटमेंट को समझिएगा। जैसे बेटा इसने कहा, चूंकि फर्स्ट एनर्जी लेवल सबसे छोटा एनर्जी लेवल होता है, इसीलिए फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर सिर्फ एक सब एनर्जी लेवल होता है और वो होता है एस। सेकंड एनर्जी लेवल थोड़ा सा बड़ा होता है, तो सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल होते हैं बेटा 2, एक एस और एक पी। इसी तरह थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर बेटा 3 सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक होता है एस, एक होता है पी और एक होता है डी। इसी तरह बेटा फोर्थ एनर्जी लेवल के अंदर 4 सब एनर्जी लेवल होते हैं, एस, पी, डी
और एफ। चूंकि अब तक डिस्कवर होने वाले सब एनर्जी लेवल 4 ही हैं, तो हम 4 से ज़्यादा एक्सीड अभी नहीं कर रहे, ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो हम 5वें वाले में भी यही बोलेंगे कि टोटल सब एनर्जी लेवल अब तक कितने हैं, 4, एस, पी, डी और एफ। यहाँ पे एक बात और समझनी है। अब आप देखें, आपको बहुत सारे एस नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे पी भी नज़र आ रहे हैं, सब एनर्जी लेवल डी भी नज़र आ रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल के एस में है या सेकंड एनर्जी लेवल के एस में है? तो ऑफ्बा ने इस बारे में एक आसान सी ट्रिक बताई। ये कहता है जो जिस सब एनर्जी लेवल का है उसके साथ उस एनर्जी लेवल को लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, ज़रा गौर से देखिएगा बेटा, जो पहला वाला एस है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल का एस है, इसके साथ उसके साथ, इसलिए उसके साथ फर्स्ट लिख दो। जो सेकंड सब एनर्जी लेवल है वो सेकंड लेवल के हैं, तो आप उनके साथ सेकंड लिख दो। इसी तरह बेटा इनके साथ थर्ड लिख दो, इसी तरह इनके साथ फोर्थ लिख दो बेटा, इनके साथ 5 5 5 5 लिख दो। अब कितना आसान हो गया पहचानना, पढ़ना। यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको प्लीज़ आनी चाहिए। देखो बेटा, अगर आपको बोलना आएगा ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2p। अगर कोई आपसे कहे यार 2p को एक्सप्लेन करो, तो आपको बोलना आना चाहिए क्या मतलब 2p का। 2p का मतलब होता है सेकेंड एनर्जी लेवल का p सब एनर्जी लेवल, ये मतलब होता है। इसी तरह सपोज करो अगर कोई आपको बोले कि यार ज़रा 3D का मतलब बताओ, व्हाट इज मीन बाय 3D, तो आपको जवाब देना चाहिए 3D का मतलब होता है थर्ड एनर्जी लेवल का D सब एनर्जी लेवल, ये मतलब होता है। तो आपको पता होना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ यार एक बात का बहुत ख्याल रखना, डू नॉट मिक्स एनर्जी लेवल्स विद सब एनर्जी लेवल्स विद ऑर्बिटल्स। मिक्स मत करना इनको, बिकॉज इफ यू विल मिक्स इट आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकेंगे। एग्जामिनर के सारे ट्रिकी क्वेश्चन इसी में कि उसको पता है बच्चे इस बात का ख्याल नहीं रखते कि यार हमने जो करना है, मतलब जो बच्चे जो है वो एनर्जी लेवल को सब एनर्जी लेवल में मिक्स कर देंगे। वो सवाल ही ऐसा बनाता है ताकि ये लोग मिक्स करें और हमारा फ़ायदा हो, बच्चों ने मार्क्स लूज करें। ओके, तो ये मैंने इनके साथ जो नंबर लिखे हैं वो एनर्जी लेवल्स के हैं और SPDF सब एनर्जी लेवल्स हैं बेटा। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसको पहले फिल करना है? तो ऑफ्बा कहता है आप इन्हें क्रॉस करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ऑफ्बा कहता है आप इन्हें क्रॉस करें। क्रॉस, जो सब एनर्जी लेवल पहले क्रॉस होगा उसकी एनर्जी सबसे कम है, उसे पहले फिल करेंगे। देखो सुने, ऑफ्बा ने कहा क्या, पहले मैं वो लिखता हूं फिर उसके बाद मैं बताता। इसने कहा लोअर एनर्जी electrons will be filled first. लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड फर्स्ट। जो सबसे लोअर होगा वो पहले फिल करेगा। अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा इसमें लोअर कौन सा है? उसने कहा क्रॉस करते जाओ, जो पहले क्रॉस होगा उसकी एनर्जी कम है, खत्म बात। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा बेटा, सबसे पहले क्रॉस होने वाला सब एनर्जी लेवल कौन सा है? 1s। अब दोबारा देखिएगा, ये देखें बेटा, अब देखें, चेक करें सबसे पहले कौन सा सब एनर्जी लेवल क्रॉस हुआ? 1s। इसका मतलब सबसे पहले फिल किसे करोगे? 1s को। उसके बाद कौन क्रॉस हो रहा है? 2s। उसके बाद आप 2s को क्रॉस करोगे, क्यों? 1s की एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी ज़्यादा है। सही है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर एनर्जी में पहले फिल करेंगे।
तो लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड फर्स्ट, यानी आप जब भी इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करते हैं तो आप लोअर एनर्जी में पहले करते हैं। तो पहले 1s, उसके बाद 2s, देन 2p, उसके बाद कौन क्रॉस हुआ 3s, उसके बाद कौन क्रॉस हुआ 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s एंड सो ऑन। वैसे हम लोग 4p तक भी कर लेंगे तो हमारा सिलेबस कवर हो जाता है उससे, ठीक है, 4p तक मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में फिल करते हैं, फिर 2s में फिल करते हैं, फिर 2p में फिल करते हैं, फिर 3s में फिल करते हैं, फिर 3p में, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p और उसके बाद सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे 4s 3d वाली जो चीज़ अगर आपको कंफ्यूज कर रही है कि सर आपने 4th का s पहले फिल लिखा हुआ है, 3 का d बाद में लिखा हुआ है, तो हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे। एक हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा 4s 3d कॉन्सेप्ट, उसमें ये और इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो अफबा ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल दिया। उसने क्या कहा कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में फिल करते हैं। क्या मतलब लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पहले फिल करोगे। अगर आप 1s को पहले फिल करते हो इसका मतलब है उसकी एनर्जी कम है, फिर आप 2s को फिल करते हो इसका मतलब है उसकी एनर्जी 2p से कम है, आप 2p को फिल करते हो 3s के मुकाबले में तो 2p की एनर्जी कम है देन 3s एंड सो ऑन। तो ये जो आपने सीक्वेंस बनाया है, ये जो सीक्वेंस है बेटा, अफबा कहता है दिस इज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी बेटा, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी बेटा। और मुझे उम्मीद है अभी आप 4s 3d को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे और वेट करेंगे, मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा 4s और 3d में ये ऐसा क्यों हुआ कि 4 पहले फिल कर रहे हैं 3 को बाद में फिल कर रहे हैं, ये सब क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह चीज़ें। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए लेवल्स में कैसे करते हैं, लेट्स सी, यहाँ देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज करो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर 7 होता है, ठीक है। आप 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। कैसे? आप सबसे पहले 7 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने, तो आप सबसे पहले किस में करेंगे 1s में। 1s, व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ द s? 2। देन 2s, व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ द s? 2। देन 2p, what is capacity of the p? 6. But how many electrons left? तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 17 है बेटा, मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मतलब मुझे 17 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करवाना है, ठीक है। तो मैंने कहा 1s सबसे पहले फिल करूंगा, s की कैपेसिटी 2, ये इलेक्ट्रॉन्स है। देन 2s, s की कैपेसिटी 2। देन 2p, p की कैपेसिटी 6। देन 3s, s की कैपेसिटी 2। देन 3p, p की कैपेसिटी 6। बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट? तो आप लिखेंगे 3p5। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ओ लेवल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी लेवल तक कर रहे थे, ये सब एनर्जी लेवल तक है। एक आखिरी एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आयरन 26 को करके देखते हैं। ये देखिएगा बेटा, आयरन 26, आपने इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1s2 2s2 2p6 3s2, किसी भी सब एनर्जी लेवल की कैपेसिटी को एक्सीड नहीं करना। 3p6 4s2 3d, d की कैपेसिटी ऑफ द होल्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, बट
अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें बेटा तो कितने रह गए 6, तो यहां आ जाएगा 3d6। मैं एएस लेवल में बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि यार जिंदगी में एक दफ़ा कम से कम ए लेवल्स के अंदर आने के बाद जिंदगी में एक दफ़ा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन से क्रिप्टन तक अपनी कॉपीज़ में लिखनी चाहिए, करनी चाहिए। यानी मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, जैसे कि आप हाइड्रोजन से लेके बेटा क्रिप्टन तक 36 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक दफ़ा अपनी कॉपी में लिख लें। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे ना आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, अब आपने बोला 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा कि यार अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एक दफ़ा ज़िंदगी में एक दफ़ा 1 से लेके क्रिप्टन 36 तक प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा, सही है, तो मुझे उम्मीद है आप ये करेंगे। आपकी कॉपी में ये होना चाहिए कि आप अपनी जो भी रजिस्टर बना रहे हैं, जो भी कॉपी बना रहे हैं, उसमें एक दफ़ा हाइड्रोजन 1 से लेकर के क्रिप्टन 36 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बेटा, सही है, तो आपको फ़ायदा होगा। तो आई होप, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे होमवर्क को सीरियस लेंगे और इसे करेंगे। ओके, हमने ओ लेवल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी एनर्जी लेवल्स तक। ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सब एनर्जी लेवल्स तक। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो मतलब ये हुआ बेटा जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑर्बिटल्स तक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक जाने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक पहले समझना पड़ेगा। हमारे एएस लेवल के अंदर जो टॉपिक है छोटा सा, वो है शेप्स ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल। पहले आपको वो देखना पड़ेगा, फिर हम लोग आएंगे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेटा। शेप्स ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल बेटा। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि सर आपने डी और एफ के बारे में बात क्यों नहीं की, तो डी ऑर्बिटल की शेप हम लोग A2 में पढ़ते हैं और एफ ऑर्बिटल की शेप ए लेवल्स में है ही नहीं। तो हम एस और पी की शेप्स पढ़ते हैं एएस लेवल में, डी की शेप पढ़ते हैं A2 में, और एफ की शेप पूरे ए लेवल्स के अंदर कहीं है ही नहीं, और ना हमें ज़रूरत पड़ती है, हम कभी एफ ऑर्बिटल तक पहुंच ही नहीं पाते। बट कीप इन माइंड बेटा कि एस सब एनर्जी लेवल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, जबकि डी के अंदर कितने होते हैं 10। ओके, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। मसला ये है, कुछ लोग एस ऑर्बिटल को सर्किल बोलते हैं, ये सर्किल नहीं है, ये स्फेरिकल होता है। जैसे फुटबॉल होती है स्फेरिकल है, जैसे बॉल है स्फेरिकल है। सर्किल हम शो सर्किल की तरह करते हैं, लेकिन ये होता क्या है, स्फेरिकल होती है। एस की शेप क्या होती है बेटा, स्फेरिकल। अच्छा, जब आप स्फेरिकल बनाएं तो आपने इसके अंदर एक्सिस ज़रूर बनाना है, बगैर एक्सिस के ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्या मतलब, क्योंकि अगर आप बगैर एक्सिस के बनाएंगे तो शेप सर्किल लगेगी ना, लेकिन अगर आप इसमें तीनों एक्सिस शो कर देंगे तब आपको समझ आएगा ओ ये सर्किल नहीं है, 3 डायमेंशन। भाई सर्किल तो 2 डायमेंशनल होता है और आप इसमें 3 एक्सिस दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्किल नहीं है, बल्कि ये क्या है, स्फेरिकल। इसीलिए इसके अंदर आपको एक्सिस शो करना ज़रूरी है। तो जब पेपर में आपसे कहेगा ड्रॉ द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, तो बेटा एस ऑर्बिटल के अंदर एक्सिस शो ज़रूर कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, अब देखें, सपोज करो मैं इसे कहता हूँ एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस, और अगर मैं इसे थोड़ा ऐसे करूँ लाइक दिस, ये देखिएगा,
ओके, ये हो गया जेड एक्सिस बेटा, ये हो गई एस ऑर्बिटल की शेप बेटा। इसी तरह पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, यहां बना देता हूं पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है बेटा, ठीक है। अब जैसे पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, मैं उस डम्बल शेप को पहले यूं बना देता हूं, ये देखिएगा। अबे थोड़ा टेढ़ा हो गया एक मिनट बेटा। ये पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, देखिए यूं ऐसे होगा, ये होता है पी ऑर्बिटल। आप इस पे एक्सिस वही शो करेंगे लाइक दिस, ये देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया बेटा जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। अच्छा, अब मुझे इनमें एक एक बात और समझानी है, फिर आगे बढ़ता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, ठीक है, ये तो डन हो गया। अब इसमें कुछ बातों को समझिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बातें समझाना चाह रहा हूँ आपको, लुक एट हियर, इंशाल्लाह अब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखिएगा, मुझे कुछ समझाना है आपको। ये देखिए बेटा, अबे यार टेढ़ा मेढ़ा चाह रहा है, खैर ओके, आई डोंट नो, ओके। ये देखिएगा दो बन गए, गौर से देखिएगा, एक चीज़ सिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता है, ज़रा ख्याल रखिएगा बेटा। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ ए लेवल्स के अंदर स्पेशली रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बहुत केयरफुली रीड करना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, ये है पी ऑर्बिटल लाइक दिस, डम्बल शेप। अगर कोई बच्चा इस पी ऑर्बिटल को एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस पे बना दे तो भी कोई इशू नहीं है। ये ले, ऐसे बना दे बेटा कि एक्स, ये वाई और ये जेड। अगर कोई बच्चा इसे वाई एक्सिस के बजाय जेड एक्सिस पे बना दे, जैसे ऐसे बेटा, अब बात को जरा समझिएगा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। पी ऑर्बिटल की शेप आपको बोले ड्रॉ द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, इसमें से कोई भी बना दे, किसी भी एक्सिस पे बना दे, कोई इशू नहीं। जब वो आपसे कहता है ड्रॉ द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, बना दे। क्यों? क्योंकि पी ऑर्बिटल क्या है, डम्बल शेप का है, बस खत्म। अब वो एक्स एक्सिस पे हो तो भी पी ऑर्बिटल है, वाई पे हो तो भी पी ऑर्बिटल है, जेड पे हो तो भी पी ऑर्बिटल है। बट क्वेश्चन चेंज कर दे, सपोज करो आपसे कहे कि ड्रॉ द शेप ऑफ पी एक्स, तो बेटा अब आपको सिर्फ ये बनाना होगा। अगर वो बोलता है ड्रॉ द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, कोई सा भी बना दे। लेकिन अगर वो कहता है ड्रॉ द शेप ऑफ पी एक्स, तो ये बनानी होगी। अगर वो कहता है ड्रॉ द शेप ऑफ पी वाई, तो बेटा ये बनानी होगी। और अगर वो कहता है ड्रॉ द शेप ऑफ पी जेड, तो बेटा फिर आपको ये बनानी होगी।
समझ में आई मेरी बात? और वो अगर कुछ भी नहीं कहता, आपको बोलता है ड्रॉ द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, बना दो, कोई बात नहीं, नो इशू। अच्छा, अब इसमें दो चीजें और सीख लें। देखें, एक दफा उसने एक सवाल किया, उसने सवाल में पूछा ड्रॉ द शेप ऑफ 1s एंड 2s। अब देखो, स्टिक विद द कॉन्सेप्ट, s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है। अब वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको बोल रहा है 1s बनाओ और 2s बनाओ। तो पहले ये बताओ 1s का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय 1s? आपको अगर कोई बोले 1s का मतलब बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? 1s का मतलब होता है फर्स्ट एनर्जी लेवल का s, और 2s का मतलब क्या हुआ? सेकंड एनर्जी लेवल का s। आप सोचो, क्या 1s और 2s का रेडियस या साइज सेम हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। 2s ज्यादा एनर्जी वाला है तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, मतलब उसका रेडियस क्या होगा? बड़ा होगा। तो बेटा एक्चुअली एग्जामिनर ये चाहता था कि आप 1s के लिए छोटा सर्किल बनाएं और 2s के लिए जरा सर्किल बड़ा बनाएं और उसमें एक्सेस शो कर दें। अब बताओ, बात समझ में आ गई? तो अगर कल को बेटा आपको वो क्वेश्चन में बोल दे 2p और 3p बनाओ, तो p तो डबल शेप का होता है, चाहे वो 2 का हो चाहे वो 3 का हो। तो फिर 2p 3 में फर्क क्या हुआ? सिर्फ उनका साइज का फर्क होगा। 3p ज्यादा दूर होगा एज कंपेयर टू 2p। इसी तरह 2s ज्यादा दूर होगा एज कंपेयर टू 1s। क्यों? क्योंकि एज वी गो फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी, इट इंक्रीजेस, और लोअर एनर्जी को पहले फिल करते हैं। तो समझ में आ रही बात? अच्छा, एक और चीज, हम लोग p सब एनर्जी लेवल के 3 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाउ डू वी रिप्रेजेंट? रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है बेटा, p ऑर्बिटल्स को ये देखिएगा कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए, p सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे 3 बॉक्सेस बनाते हैं। ये शेप्स नहीं है, ये p सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाउ टू रिप्रेजेंट p? ऐसे कि p में 3। अब तुम सोचो, अगर p को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है तो d को क्या होगा? 4 बॉक्सेस की होंगे बेटा, 5 होंगे ना। एक बॉक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ऑर्बिटल को। तो बेटा 5 का मतलब हो गया 5 ऑर्बिटल। तो d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट होते हैं? 10। तो ये px कहलाएगा, ये py कहलाएगा, और ये कहलाएगा बेटा pz। अब समझ में आ गई मेरी बात? या सुनो। अच्छा, अब आप थोड़ा सा सोचो, जैसे सपोज करो, यहाँ देखिएगा बेटा, सपोज ये px है। ये क्या है? px। आप गौर कर रहे हैं ना, ये px है। अगर मैं इस px को ऐसे कर दूं तो पता ये py हो जाएगा, और बेटा अगर मैं इसे यूं कर दूं तो ये pz हो जाएगा। यानी इट इज px, नाउ दिस इज py, नाउ दिस इज pz। सही? तो मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक्सिस का डिफरेंस है, बाकी px py pz सिर्फ एक्सिस का डिफरेंस है, x और x y z का। आपका क्या ख्याल है, इनकी एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए या सेम? नहीं ना, तुम गौर करो भाई, ये p ऑर्बिटल है, ये x एक्सिस पे, राइट? इसी p ऑर्बिटल को आप y एक्सिस पे बना दे तो py हो जाएगा। इसी ऑर्बिटल को, यानी सेम साइज का, इसको z पे बना दे, pz हो गया। तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या डिफरेंट? सेम होती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस तीनों का क्या होगा? सेम होगा। इसलिए इनकी एनर्जी क्या होती है बेटा? सेम होती है। तो अब देखिए, इस सेम एनर्जी, अब यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, इस सेम एनर्जी को केमिस्ट्री में कहा जाता है डीजेनरेट। हम एक टर्म यूज करते हैं, डीजेनरेट। जब भी तुमसे कोई कहे यार तुम्हारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स क्या आपके पास सेम एनर्जी ऑर्बिटल है? जैसे px py और pz की एनर्जी क्या है? सेम है। तो आप इन्हें कहते हैं दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो हमेशा ये वर्ड याद रखिएगा
कि सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को केमिस्ट्री के अंदर डीजेनरेट कहा जाता है बेटा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। हमने शेप ऑफ एस पढ़ा, शेप ऑफ पी पढ़ा, डी ऑर्बिटल की शेप A2 के अंदर है, वहां डिस्कस करेंगे, जरूरत नहीं अभी। तो इन दो ऑर्बिटल से हमारा काम इंशाल्लाह हो जाएगा बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ने लगे हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इनका एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा भी है, वो स्टेटमेंट पहले मैं लिख देता हूँ ताकि फिर उसको मुझे अकोमोडेट करने में आसानी हो, बस समझाने में आसानी हो। बेटा इन्होंने एक बात बोली, व्हेन, जब आप ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इस बात का ख्याल रखिए, व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, when degenerate orbitals are available, when degenerate orbitals are available, then electrons tend to occupy them individually. अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं। सवाल क्यों? देखो, शर्त यह है कि अगर डीजेनरेट हो, नहीं है तो फिर तो मजबूरी है। लेकिन अगर आप उनको सेम एनर्जी ऑर्बिटल का चांस दें कि अकोमोडेट हो जाओ, तो वो पेयर्ड बना के नहीं रहना पसंद करते, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं रहना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिपेल। मजबूरी हो तो पेयर बना के रहना पड़ता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमें कोई मजबूरी ना हो तो हमें साथ रहना कतन नापसंद है, हम एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिपेल। हाँ, दफा हो तो इधर हो तो उधर हो, छोड़ भाई हम तेरे साथ नहीं रहते। क्यों? एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? रिपेल। तो इसका मतलब ये हुआ वो जो पेयर्ड रह रहे हैं वो भी मजबूरी है मतलब खुशी से फिर भी नहीं रहे होते। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जरा देखिएगा। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, प्रोटॉन नंबर 6। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेटा तो आप कहते हैं 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहते हैं कि ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल तक चली जाए तो जा सकती है, कोई इशू नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, s में एक ऑर्बिटल होता है। एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप एक बॉक्स बनाएं। इसी तरह s में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स बनाया जाता है। इसी तरह p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, तो 3 के लिए आप 3 बॉक्सेस बनाते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखें 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज बनाए, एक एंटी क्लॉकवाइज बनाए। इसी तरह 2s2 है तो एक क्लॉकवाइज बनाए, एक एंटी क्लॉकवाइज बनाए। ओके, 2p2 है आपके पास। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आप चाहते तो पेयर बना सकते थे, मना करते हैं, कहते हैं नहीं। अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को इंडिविजुअल लिखें, 1 1 ऐसे लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ एक और चीज देखिएगा ताकि मैं आपको बात समझा सकूं, इसलिए मैं आपको दूसरी भी चीज बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 6 है, 1s2 2s2 और 2p2 बेटा। ठीक है, अब आप देखें, आपने कहा
ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p। ठीक है, अब आपने कहा 1s2, 2s2 और 2p2, ये गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने रूल वायोलेट कर दिया। रूल ये कहता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पेयर में रहना पसंद नहीं करते हैं, हम अलग रहेंगे भाई, गलत हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ एहतियातन सिखा रहा हूँ, कभी कभी लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स तक इसके अलावा भी बनाते हैं। मुझे यकीन है अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप इस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे बेटा, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आप गौर से देखें क्यों फर्क नहीं पड़ा। ऊपर के जो 3 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, उन 3 बॉक्सेस को अगर आप थोड़ा गौर करें बेटा, तो पहला बॉक्स क्या है, 2px, दूसरा क्या है, 2py, तो आप यूँ भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, ऐसा मत, वो आप बॉक्सेस वाला ही बनाया करें ताकि पूरी क्लास एक पेस पे रहे। लेकिन ना आपको सीखना ज़रूर चाहिए, सीखना मतलब आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि यार अगर कहीं पे कुछ ऐसा लिखा हो तो हम उसे पहचानेंगे कैसे, उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा लुक एट हियर, यहाँ देखिएगा नाइट्रोजन है, एक और एग्जांपल देता हूँ। एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे बेटा तो आप बोलेंगे 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, आप इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो मैं जो बार बार बोलता रहता हूँ उस पर ज़रा ध्यान दिया करें। मैंने कहा 1s, s में एक ऑर्बिटल होता है तो एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह s में एक ऑर्बिटल होता है तो एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह p के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। नाउ अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स, तो आप बोलेंगे 1s2 के लिए एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, 2s2 के लिए बेटा एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन है। पेयर बनाऊं या इंडिविजुअल लिखूं, इंडिविजुअल लिखूंगा, इंडिविजुअली। ज़रूरत भी नहीं होती उनकी स्पिन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए, क्यों, क्योंकि अलग अलग रह रहे हैं, जरूरत ही नहीं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक और ऑक्सीजन की। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा 1s2, 2s2, 2p4 बेटा। अब आप देखें इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप कहेंगे एक बॉक्स के लिए, इसी तरह दूसरा बॉक्स, इसी तरह p के अंदर 3 बॉक्स बेटा। ठीक है, अब देखें मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो मैंने 1s2 को कहा 2, 2s2 को कहा 2। अब जरा देखिएगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 4। नाउ मेरी मजबूरी है पहले इंडिविजुअल फिल करूंगा, नाउ आई हैव टू अकोमोडेट 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो मेरी मजबूरी है मेरे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अब अवेलेबल नहीं है, तो मुझे मजबूरन पेयर करना पड़ेगा। और बेटा जब भी पेयरिंग शुरू करो तो हमेशा लेफ़्ट टू राइट किया करो, सही है। तो ये ना आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पेयरिंग कर दी। अच्छा, अगर तुमसे कोई कहे कि हम सेंटर वाले में पेयर कर दें या थर्ड वाले में पेयर करें तो बेटा गलत नहीं है मगर बदतमीज़ी है। आपको पता है ना कुछ चीज़ें गलत नहीं होती ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें बदतमीज़ी होती हैं, तो वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आ जाता है कि लोग खामा में, मतलब उसमें आप बहस भी नहीं कर सकते, नहीं भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करूँगा, तो आप क्या कर सकते हैं, बदतमीज़ आदमी से आप बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, होगा ही नहीं। तो गलत में और बदतमीज़ी में फ़र्क पता है ना, फ़र्क क्या होता है। जैसे आप किसी को बोले आओ खाना खा लो तो ये तमीज़ वाली बात है, लेकिन अगर आप किसी को बोले आओ खाना ठूस लो तो हालांकि मीनिंग सेम है। अब आप और देख देंगे, आप किसी को बोलो यार, मेहमान को बोलो आओ खाना ठूस लो, तो मेहमान क्या, तुम यार कैसा आदमी, ऊपर से आप उसको ये बोले कि नहीं मैं तो खाने के लिए बोल रहा हूँ, क्या मसला है, थोड़ी सी बदतमीज़ी होती है। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि
बदतमीजी है। आप जैसे मैं वहाँ से फिल कर दूँ, मैं यहाँ फिल कर दूँ, मैं बीच वाले में पेयर कर दूँ, खामा खामा, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो इतना आपको करना चाहिए चीज़ों को। तो तमीज़ से फिल किया करें, लेफ़्ट टू राइट, दैट्स इट। मैं चाहूँगा एक छोटी सी चीज़, मैं मतलब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको एक सवाल दूँ और आप उससे ट्राई करें। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप एक दफ़ा खुद से ट्राई करें। मैंगनीज 25 की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ट्राई कीजिए। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, और आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप ट्राई करें पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। खुद से ट्राई करेंगे ना। मैंगनीज 25 की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्राई करें बेटा, कोशिश करें। कोई बात नहीं, जाने दो, 3D तक जाने दो, इट्स ओके। असल में मुझे चेक करना है कि आपको ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, और आपको डीजेनरेट वाली बात समझ में आई या नहीं है। तो एक दफ़ा जब मैं मेक श्योर कर लूँगा तो इंशाल्लाह मैं फिर आगे बढ़ सकता हूँ, कोई इशू नहीं। ओके, आपका 1 मिनट हो गया बेटा। मुझे यकीन है आपने बना ली होगी। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि मैं अपनी तरफ से मेक श्योर कर लूँ कि आपको बात समझ में आ गई। जैसे बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 was the right answer, but how would you accommodate them in orbitals? कैसे बनाओगे बेटा? तो आपको ऑर्बिटल बनाने थे, ये देखिएगा 1s 2s 2p, थोड़ा सा लंबी है बट सीख लोगे कुछ ना कुछ इससे। उसके बाद 3s, then 3p, then 4s, then 3d, 1 2 3 4 and 5। अब सुने, आपको इसमें इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कैसे करने थे बेटा, लेट मी टेल यू। ये देखिएगा, मतलब आपने कैसे किया होगा इसको। लो, जैसे फॉर एग्जांपल 1s2 2s2 2p6 को फिल करने का तरीका देखें बेटा, 1 1 1। इसी तरह 4s2, इसी तरह सॉरी 3s2, उसके बाद 3p6 आपको ऐसे करना था बेटा, उसके बाद 4s2 ये करना था। असल में मैंने आपको मैंगनीज की एग्जाम्पल क्यों दी, मैं चेक करना चाह रहा था कि आप डी सब एनर्जी लेवल में 5 ऑर्बिटल्स बनाते हैं या नहीं, नंबर 1। और क्या आपको ये पता है कि वो पांचों के पांचों डीजेनरेट हैं, सेम एनर्जी है। तो जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करेंगे, सिंगल सिंगल, मतलब इंडिविजुअली फिलअप होंगे। तो ये देखना चाह रहा था, दैट्स वाई मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये कि यार आप ज़रा चेक करें। ये था 1 1 1 1 और 1, ये हो गई इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, जैसे मैंने आपको ऊपर वाला होमवर्क दिया, मुझे नहीं लगता कि आपको ऑर्बिटल होमवर्क, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई बहुत बड़ा होमवर्क देना चाहिए, आई डोंट थिंक सो। मगर फिर भी मैं आपको सजेस्ट तो यही करूँगा कि यार आप लोग ना एक काम कीजिएगा, छोटा सा काम कीजिएगा बेटा। देखो, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होगा बेटा, और उतना आपको चीज़ें और अच्छी समझ में भी आएंगी अगर आप करेंगे। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हाइड्रोजन 1 से लेकर के और
आर्गन 18 तक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको 2 होमवर्क दे दिए, वो 36 तक था, ये 18 तक है। तो ये आपने इसको एज अ होमवर्क करना है। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं जल्दी से बात को समराइज कर दूं तो एक सुने, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के अंदर, सब एनर्जी लेवल के अंदर ऑर्बिटल्स में होता है। हमें ये इंफॉर्मेशन किसने दी थी? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या हैं? 4 नंबर्स हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। कंप्लीट क्या कहता है क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहता है एनर्जी लेवल कौन सा है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है सब एनर्जी लेवल कौन सा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है उस सब एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल्स कितने हैं, जैसे एस के अंदर 1, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5, एफ के अंदर 7। और स्पिन क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उनकी स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है, राइट। उसके बाद हमने अफबा रूल पढ़ा। अफबा रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। अफबा कहता है कि लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पहले फिल करो और हाई एनर्जी वाले बाद में फिल करो। हमने अफबा से पूछा कि यार लोअर एनर्जी कौन सी है, तो उसने कहा आप लाइन से लिखो और क्रॉस करते जाओ, जो पहले क्रॉस हो जाएगा सब एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी कम है, उसे पहले फिल करो। तो हमने अफबा रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखी, राइट, के 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s एंड सो ऑन। उसके बाद हमने s और p की शेप्स पढ़ी, ऑर्बिटल्स की शेप्स पढ़ी, और हमने वहाँ पे ये पढ़ा कि s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, वो स्फेरिकल होता है। p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। तो हमें समझ आया एक्चुअली p के अंदर 3 ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्सिस होते हैं। यानी p ऑर्बिटल तो डम्बल शेप का होता है, अगर वो x एक्सिस पे हो तो px हो गया, y पे हो तो py हो गया, और z एक्सिस पे हो तो क्या होता है? pz होता है। तो 3 हो गए। फिर हमने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसमें एक बात का ख्याल रखा, जैसे p के 3 ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं, इसी तरह d के 5 ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं। तो जब आप ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मेक श्योर करेंगे कि आप डी जनरेट ऑर्बिटल्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली पहले फिल करेंगे। अगर मजबूरी है, पेयर्ड आ रहा है, तो वो एक अलग बात है, वरना वो कोशिश करते हैं कि वो क्या रहे, अलग अलग रहे। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा ग्राउंड एंड एक्साइटेशन स्टेट्स और भी डिफरेंट एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप मेरे लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे वापस मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।